नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 10 है ये हमारे डेली एमसीक्यूज़ सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। डेली हम आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। पहला सवाल है एफएसएसआई के ऊपर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने आपको 3 बातें दी हैं। क्या ये एक नोडल स्टैट्यूटरी एजेंसी है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, मतलब कि वैसे एजेंसी जिसे किसी लॉ के ज़रिए बनाया गया है। क्या ये रिस्पॉन्सिबल है फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए? तो पहला यहाँ पर करेक्ट है। ये जो एफएसआई है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक एक्ट के अंदर बनाया गया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट मतलब जो क्रॉप है ना, उसके प्रोक्योरमेंट का काम एफसीआई करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। एफएसएसआई रेगुलेटर है, ये फूड को प्रोक्योर नहीं करता। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। वैसे क्रॉप को प्रोक्योर करने का काम एफसीआई भी करता है और स्टेट्स भी करते हैं। अपने अपने राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के भी अपनी अपनी लॉजिस्टिक्स होती हैं, वो सब प्रोक्योर करके अपने गोदामों में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 गलत हो गया, पहला करेक्ट है, इसलिए A1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही करके हम लोग जो इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उन्हें हम लोग कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कवर करेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कवर करेंगे, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने के पीछे क्या रीज़न था? नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। हुआ क्या था कि एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था ब्रिकनहेड। उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन पॉलिटिशियन को कि तुम लोग सब डिवाइडेड हो, तुम लोग सब बटे हुए हो, तुम लोग मिल करके एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं बना सकते। तो इसी के चैलेंज को जवाब देने के लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1928 में, जहां पर एक कमीशन बनाया गया मोतीलाल नेहरू जी के चेयरमैनशिप में, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए। नेहरू रिपोर्ट यही वो कॉन्स्टिट्यूशन था जो बर्किनहेड को जवाब दिया गया कि हाँ, हम लोग सभी पार्टी मिल करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बर्किनहेड के जवाब में था। साइमन कमीशन का बैकआउट करने के लिए ये नहीं है। इट केम एज रिएक्शन टू द डिफेट द पब्लिक सेक्टर बिल, ये भी नहीं है। इट वाज बाउट टू पॉपुलराइज द अडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये भी नहीं है। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वराज जो है ना वो बाद में आया, लाहौर कांग्रेस बाद में आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी गई थी। ठीक है ना, कहा यह गया कि अगर 1 साल के भीतर डोमिनियन का स्टेटस नहीं दिया गया तो हम डोमिनियन नहीं मांगेंगे, उसके बाद हम आपसे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो मांगेंगे। तो 1928 में रिपोर्ट लागू हुआ। 1929 का तक का जो टाइम है वो दिया गया। जब नहीं माना तो लाहौर का सेशन हुआ, उसी में कहा गया कि अब हम डोमिनियन नहीं मांगेंगे, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। ठीक है ना, अब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। वो एसोसिएटेड हैं इनमें से किन से? देखो, बीएचयू को तो उन्होंने फाउंड किया था, तो पहला तो करेक्ट है। हिंदू महासभा के भी वो मेंबर रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार, तो कांग्रेस तो खैर करेक्ट है। बीएचयू और कांग्रेस दोनों से जुड़े हुए थे, तो मेरे आंसर में 1 और 4 तो पक्का आएगा। 1 और 4 पक्का आएगा, तो मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, मैंने सी को एलिमिनेट कर दिया।
1 4 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मेरे केवल सेकंड चेक करना है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी उन्होंने काम किया, वो चेयरमैन थे हिंदुस्तान टाइम्स के 1924 से 1946 तक। ठीक है, उन्हीं के एफर्ट के कारण जो हिंदी पेपर है हिंदुस्तान दैनिक वो आना शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू महासभा है, दोनों करेक्ट है, तो आपके चारों आंसर सही हैं। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी इन चारों से एसोसिएटेड थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आता है। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को डिक्लेयर किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, नेशनल पार्क आता है, कंजर्वेशन रिजर्व आता है और कम्युनिटी रिजर्व आता है। ये 4 आते हैं। एक और चीज़ है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये नहीं आता, तो केवल 1 2 3 और 4 यही करेक्ट है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं बनाया जाता, वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या होता है? जहाँ पर 2 अलग अलग इकोसिस्टम मिलता है, मान लो कि ये रिवर है और ये ज़मीन है या फिर फॉरेस्ट ले लो, ठीक है ना, ज़मीन और फॉरेस्ट के बीच का जो एरिया होगा, जो फ्लड प्लेन होगा, जो दलदल टाइप का होगा, ये इकोटोन है। क्या है? इकोटोन है। इसमें रिवर के भी कुछ फीचर्स होंगे, फॉरेस्ट के भी कुछ फीचर्स होंगे। यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। डाइवर्सिटी रिवर के और फॉरेस्ट के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस फिनोमेना को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जो डाइवर्सिटी हाई होने का फिनोमेना है उसको हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों इकोसिस्टम के एज पे है, किनारे पे है ना। यहाँ पे जो पहला है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों के मीटिंग पॉइंट को बोला जाता है, तो पहला उसको डिफाइन नहीं करता। हाँ, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि ये एरिया है हाई बायोडाइवर्सिटी का, तो बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।